आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा साहब। और मिहिर वोरा साहब 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं इक्विटी, फिक्स इनकम और साथ ही साथ हाइब्रिड फंड्स का। उन्होंने काफ़ी बड़े दिग्गज मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्स कैप सारे तरह के फंड्स हैंडल किए हैं। और अभी 70,000 करोड़ से ज़्यादा का एयूएम उनके अंडर में है। पेशे से आप सीएफए हैं। इसके अलावा आपने आईआईएम लखनऊ से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है और साथ ही साथ आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल्स में डिग्री हासिल की है वडोदरा से। मीर सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। और आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि बाजार का डायरेक्शन क्या लगता है, आपको तेज़ी लगती है नहीं, क्योंकि वो मुझे पता है। और पूछिए कैसे पता है वो पूछिए, जरा आप ये पूछिए, आज सवाल आप पूछिए मुझे। बताइए, आपको मेरा जवाब कैसे पता है? हाँ, जवाब मुझे ऐसे पता चल गया। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अभी अभी मिहिर सर के फंड ने लार्ज एंड मिड कैप फंड लॉन्च किया है। और वो फंड का एनएफओ खुला हुआ भी है। तो आई एम श्योर सर मार्केट पर पॉजिटिव है, बुलिश है, इसीलिए फंड लॉन्च किया है। तो पहले सर मार्केट के डायरेक्शन से पहले जरा अपने फंड के बारे में बताएं जो आपने लॉन्च किया है। समझाएं सर कि क्या है ये फंड, किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा और ये लॉन्च करने का ये सही समय आपको क्यों लगा है? सर्टनली, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, जैसे आपने मार्केट के बारे में पूछा, तो ब्रॉडली हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करने का रीजन ये है कि 2 साल की करेक्शन में कहूंगा, साइडवेज करेक्शन हुई है मार्केट में। तो उसकी वजह से वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं। हमारी जो थोड़ी सी ओवर वैल्यूएशन वाली सिचुएशन थी 2024 में, आज हम 2026 में है। तो जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल या प्राइस टू बुक मल्टीपल्स मार्केट के देखें तो काफी रीजनेबल लेवल पे, लॉन्ग टर्म एवरेज लेवल पे आ गए हैं। लार्ज और मिड कैप फंड का जो यूनिवर्स है, जो 250 स्टॉक्स का बेंचमार्क है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 साल में करीबन 12% टू 13% का अर्निंग्स ग्रोथ इसमें आ सकता है। तो वैल्यूएशंस ठीक है, अर्निंग्स ग्रोथ अच्छे विजिबल है। तो एक टाइमिंग वाइज हमें लग रहा है कि ये सही समय है। और वैसे ही हम यंग फंड हाउस है, तो सारी प्रोडक्ट रेंज तो हमें कंप्लीट करनी ही है। दूसरी बात ये है कि जब लोग लार्ज बोलते हैं या मिड बोलते हैं, तो लार्ज में ऐसा लगता है कि ये कंजर्वेटिव होता है, ये शायद थोड़े कम रिटर्न दे सकता है, मिड में ज्यादा रिटर्न्स आएंगे। तो हमने ये देखा है कि इवन इन हाई ग्रोथ स्टॉक्स एंड सेगमेंट जो है, लार्ज कैप ऑप्शन भी होते हैं और मिड कैप ऑप्शन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फार्मास्यूटिकल्स पे बुलिश हैं, तो सीडीएमओ स्पेस काफी एक्साइटिंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली स्पेस है। उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है वो लार्ज कैप है, फास्ट ग्रोइंग है। उसमें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है वो मिड कैप है। सिमिलरली, अगर डिफेंस में हम पॉजिटिव हैं, तो सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर है वो लार्ज कैप है। लेकिन सबसे बड़ी मिसाइल कंपनी जो है वो मिड कैप है। तो इस तरह से हम सेगमेंट बाय सेगमेंट देखेंगे, तो लार्ज और मिड दोनों ही स्पेस में हमें ग्रोथ के ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये एक गुड कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, स्टेबिलिटी एज वेल एज ग्रोथ की कॉम्बिनेशन लार्ज एंड मिड में मिल जाती है। तो ये बेसिक रैशनल था। वैल्यूएशंस ठीक है और ग्रोथ ऑप्शंस दोनों सेगमेंट में हमें मिलते हैं। ग्रोथ के ऑप्शन हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, बाजार का मूड माहौल ठीक होता दिख रहा है। ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर एक बढ़िया फंड लॉन्च किया और आप भी इसमें चाहें तो निवेश कर सकते हैं। ये फंड खुला हुआ है एनएफओ के तौर पर। लेकिन अब आइए बढ़ते आगे सर, अब जरा फोकस नतीजों पर करें। आईटी शेयर नतीजों के बाद क्या कहानी कह रहे हैं, खरीदना है, बेचना है या अभी भी करना है इंतजार? अ, मुझे लगता है आईटी जो सेक्टर है वो एक नो मैन्स लैंड में है कहूंगा। इन द सेंस, जैसे कहते हैं, वैल्यूएशंस उन्हें मरने देंगे नहीं देंगे, लेकिन ग्रोथ उन्हें जीने नहीं देगा। तो लिक्विड ऑक्सीजन वाला मामला हो रहा है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क्स है। तो आप अगर कहें कि 5 साल का व्यू लेके अगर हम चले, तो क्या आईटी सेक्टर ब्रॉड मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, खास करके लार्ज कैप आईटी? तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये नहीं करेगा। क्या इतने पिटाई के बाद, जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों में आईटी स्टॉक्स की जो करेक्शन हुई है, 30-40% डाउन गए हैं, तो क्या ये लेवल से 5-10% की रैली आ सकती है? आ सकती है। तो टैक्टिकली अगर वैल्यूएशन सिर्फ ओवरसोल्ड देख के अगर ट्रेड करना है, तो ये एक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की देखें, तो मुझे लगता है ये सेक्टर अभी भी अंडर परफॉर्म करेगा लॉन्ग टर्म में। ओके, तो ये है आईटी शेयरों पर राय। अब आइए, नतीजों का सीजन चूंकि शुरू हुआ है, जरा एक बार राय आपसे सर, बैंक्स, एनबीएफसी और रेट सेंसिटिव शेयरों पर भी लेना चाहता हूँ। क्या ये मजबूत रहेगी स्पेस, अच्छे नतीजों की उम्मीद की जाए? अगर यदि हाँ, तो कहाँ निवेश करने के मौके दिखते हैं आपको?
दोनों सेगमेंट, जैसे आपने कहा बैंक्स और एनबीएफसीज, दोनों सेगमेंट के लिए सिचुएशन अच्छी बन रही है। दो तीन रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी क्लियरली हम देखें पिछले 2 महीने से क्रेडिट ग्रोथ में पिकअप हो रही है, तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द साइन ऑफ ग्रोथ। और जब डिमांड होती है तो प्राइसिंग पावर भी आ जाती है, तो ग्रोथ की एक टेलविंड्स है। सेकंड, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आरबीआई ने जो एनआरआई स्कीम डॉलर को कंट्री में लाने के लिए, उसकी वजह से भी इंटरेस्ट रेट्स काफी अच्छे रहेंगे, लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, बोरोइंग कॉस्ट बैंक की जो है वो नीचे आ सकती है। तो बोरोइंग कॉस्ट में मुझे लगता है इजीनेस है, डिमांड साइड पे ग्रोथ है, और जो बैंकिंग सिस्टम की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। एनपीएस का कोई इश्यू नहीं है। जो सारी क्लीनअप हमने पिछले 10 साल से की है, उसका फल अभी हमें दिखेगा। तो आई थिंक वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्लीन स्लेट। वैल्यूएशंस जैसे कहें 2 साल के करेक्शन के बाद काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो सारी कॉम्बिनेशन, सारी सिचुएशन, सारे फैक्टर्स जो है वो बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए अच्छे बन रहे हैं। ओके, बैंक्स एनबीएफसी के लिए सही मूड माहौल है, यहाँ पर बढ़िया तेजी के आसार है। एक और जो बड़ी समस्या थी हमारी जो एफआईज की बिकवाली को लेकर, क्या समझे सर? क्या टेम्पररी थोड़ा सा एफआईज रोके हैं, या फिर आपको लग रहा है शुरुआती संकेत कि अब आएंगे खरीदने? मूड माहौल कैसा है? देखिए, एफआईआई का जो हाहाकार मचा हुआ है पिछले कई महीनों से, मैं तो कहूंगा ऑलमोस्ट 1.5 साल से सेलिंग चालू है एफआईआई की। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया ने कुछ गलत किया था इसलिए वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। आई थिंक अगर ये मिसकंसेप्शन है तो ये हमें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड थे। आज भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैं। तो इंडिया की सिचुएशन ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, अट्रैक्टिवनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा बेटर ही हुई है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि वैल्यूएशन अब अच्छे आ गए, क्योंकि 2 साल से मार्केट कहीं नहीं गया। चेंज एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से ये हुआ कि उन्हें अदर कुछ और चीज अच्छी मिल गई, जो एआई की जो ट्रेड थी। सिचुएशन ये थी कि 2024 में अगर हम पिछले 5 साल देखते तो इंडिया वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट फ्रॉम 2019 टू 2024। और वो जैसे इन्वेस्टर्स करते हैं कि मोमेंटम में सारे ओवरवेट हो जाते हैं, तो एफआईआईज बाय 2024 काफी ओवरवेट हो गए थे इंडिया पे, और वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव हो गए थे। तो एक रीजन था। दूसरा, जब एआई का ट्रिगर आया, जैसे डीप सीक मोमेंट आया चाइना का, तो उन्हें फोर्सिबली पैसा डालना पड़ा ताइवान में, और उसके बाद हमने पिछले देखा है 1 साल में सेमीकंडक्टर्स में, ताइवान कोरिया में। तो उनकी अटेंशन थी वहां डिस्ट्रैक्ट हो गई है। मेरे ख्याल से एआई की जो ट्रेड है वो थोड़ी ओवरडन है। हमने देखा है कोरियन मार्केट्स ऑलमोस्ट 20% गिरे हैं पिछले 1 महीने में। जो फ्रॉथ थी, जो ओवर स्पेकुलेशन थी, वो कम हो रही है। और जैसे जैसे ये फ्रेंजी कम होगी एआई की ग्लोबली, इंडिया का जो नेचुरल फ्लो था, इंडिया का जो नेचुरल मार्केट शेयर था एफआईएस के पोर्टफोलियो में, वो रीइंस्टेट हो जाएगा। और हमने ऑलरेडी देखा है कि पिछले 2-3 हफ्ते से एफआई की सेलिंग काफी कम हो चुकी है। और अगर थोड़ी भी बाइंग आएगी तो मेरे ख्याल से फ्लोटिंग स्टॉक कम है, क्योंकि इतनी सेलिंग हमने अब्सॉर्ब कर ली है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने, और वो लॉन्ग टर्म होल्ड हैंड्स में गई है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ईपीएफ में। तो एफआई की अगर थोड़ी भी बाइंग आती है तो मेरे ख्याल से बाजार में अच्छा इंपैक्ट आएगा अपसाइड पे। बिल्कुल ठीक बात है। ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है और डायरेक्शन है मीर सर की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया।